आप लोग चलिए, आज हम लोग बच्चों यहाँ तक काफी हद तक जो है इसमें चैप्टर को कवर कर चुके हैं। मतलब कैसे जो है किसी पुष्प में नर जननांग मादा जननांग विकसित होता है, कैसे उसका विकास हो रहा है, कैसे भाई उसमें बीजाणु जनन हो रहा है और कैसे युग्मक जनन हो रहा है कंप्लीट। इसके बाद बारी आई परागण की। परागण में जो है कैसे परागकण एक परागकोश से निकल करके कैसे उसकी वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसके भिन्न प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्वपरागण या स्वयुग्मन क्या है, या गिटानोगेमी जिसे उभय लिंगा क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रय या जिसको हम लोग गिटानोगेमी कहते हैं इंग्लिश में, ये हो गया। और थर्ड कंडीशन इसमें आती है पर परागण की, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है बच्चों पर परागण के कौन कौन से साधन हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कहते हैं किन साधनों द्वारा पर परागण संपन्न होता है। एक अजैविक होता है और दूसरा क्या होगा, जैविक। जाहिर सी बात है अजैविक का मतलब जहाँ कोई जीव इन्वॉल्व ना हो परागण में, क्लियर, जैसे वायु है और द्वारा परागण अजैविक हो गया ना। और जो जैविक परागण होता है उसमें जीव जो है शामिल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें देखें अगर इसमें हम लोग देखें कि अजैविक है मतलब वायु द्वारा परागण हो रहा है, जल द्वारा परागण हो रहा है, तो भैया सबसे खास बात इसकी ये होती है कि किसी भी पुष्प को आकर्षक होने की, मकरंद युक्त होने की और नेक्टर युक्त होने की, या मकरंद मतलब नेक्टर हो गया और सुगंध युक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सीधे सीधे एनसीईआरटी ने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर परागण अगर वायु द्वारा हो रहा है तो पुष्प का सुगंधित आकर्षक और सुगंधित आकर्षक और मकरंद युक्त होना आवश्यक क्यों नहीं, क्योंकि इसको किसी परागक को आकर्षित करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पे यही कारण होता है कि ये इस तरह का होगा, इसमें इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम लोग वायु परागण की बच्चों बात करें तो वायु परागण ऑब्वियसली वायु द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एनिमोफिली भी कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो वायु परागण है इसमें पराग कणों की संख्या का बहुत अधिक होना आवश्यक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई पर परागण अगर वायु के द्वारा पर परागण संपन्न हो रहा है तो वायु के द्वारा पर परागण जो संपन्न हो रहे हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि वायु के द्वारा हुए पर परागण में पराग कण बहुत हद तक नष्ट हो जाते हैं। ये निश्चित नहीं है कि ये पराग कण हो रहा वही तो वर्तिकाग्र पर, उसी जाति के पुष्प की वर्तिकाग्र पर ही गिरेगा। इसके कारण होगा क्या बच्चों, उसके कारण होगा भाई बहुत सारे पराग कण नष्ट हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, इससे इसमें पराग कणों की संख्या हमेशा क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। चलो दूसरी चीज जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनमें प्राय, इसको ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्वेश्चन आया है, वायु द्वारा परागित पुष्प की जो आकार होता है, साइज होता है, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन एक लंबे से पुष्पक्रम में ये व्यवस्थित होंगे। ठीक, क्यों होता है, देखो कितना लॉजिकली जुड़ा हुआ है, तो सोच के देखना। जब पुष्प छोटे होंगे तभी तो परागकण के जो है वो छोटे होंगे बच्चों, तो इसमें परागकण बहुत छोटे, शुष्क, पाउडर नुमा और चिपचिपाहट रहित होते हैं। ठीक, दूसरा पुंकेसर, ये हमेशा पुंकेसर हो गया, वर्तिकाग्र हो गई, ये सब हमेशा इन्फ्लोरेसेंस से बाहर की ओर निकले होते हैं। इसके अलावा पुंकेसर इस तरह से दोलनकारी होता है, दोलन करता है, मुक्त दोलनी होता है, दोलन करता है इस तरह से ताकि आसानी से वायु के द्वारा ये परागकोश अपने पुतंतु से अलग हो जाए, खूब सारे धड़ाधड़ परागकण निकलते चले जाएं, यही तो कारण हो सकता है। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर हम लोग वर्तिकाग्र की बात करें तो पहले तो आपको बताना है वर्तिकाग्र भी जो है वो पुष्पक्रम से बाहर निकली होगी। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है, बाहर निकलने के अलावा वर्तिकाग्र रोम सदृश भी होगी बच्चों, और इसके साथ साथ जो है चिपचिपी भी होगी, ताकि परागकण यहाँ इस पर आए तो वो चिपक जाए इस पर। और परागकण शुष्क क्यों होगा भाई, परागकण यहाँ से उड़ा और दीवार में जाके चिपक गया तब तो बेकार हो गया ना, बेकार हो गया। इससे परागकण जो है शुष्क हो, चिपचिपे ना हो, लेकिन वर्तिकाग्र का रोम सदृश होना, चिपचिपा युक्त होना ये जरूरी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया वायु परागित पादपों में जनरली जो है पुष्प का क्या लक्षण होता है, तो इसमें आपको बताना था ब्रश सदृश या रोम सदृश वर्तिकाग्र की उपस्थिति। ठीक, अब परागकण छोटे हैं तभी पुष्प छोटे हैं, इसीलिए परागकण छोटे हैं, और पुष्प छोटे इसीलिए क्या होता है, प्रायः प्रत्येक अंडा पर बीजांड की संख्या एक या बहुत कम होती है, यही कारण है। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड फास्ट रूल है कि भाई अंडा एक ही होगा, क्या कारण है, अरे भाई भगवान ने कुछ सोच के बनाया होगा कि परागकणों की संख्या अगर छोटी तो पुष्प छोटे होने चाहिए। पुष्प अगर छोटे हैं तो ये कैसे हवा के द्वारा प्रभावित होंगे, इनको बड़े पुष्पक्रम में व्यवस्थित कर दो। पुष्प छोटे हैं इसी कारण से उसमें एक अंडक के अंदर एक ही बीजांड के होने की संभावना होगी, एक या कुछ ही बीजांड के होने की संभावना होगी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है, तो ये सारे लक्षण किसके हैं बच्चों? वायु परागित पुष्प के हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो वायु परागित पुष्प हैं उनमें वर्तिकाग्र जो है वो रोम सदृश हो, चिपचिपी हो, परागकण शुष्क हो, छोटे हल्के हो, पुष्प के आकार छोटा है, जहाँ प्रायः अंडकों में एक बीजांड या कुछ ही बीजांड होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? नारियल। अब आप कहोगे नारियल तो पानी के किनारे है, वायु परागण, तो आप सोचो क्या ये पानी उछल करके परागण करने जा रहा है? नहीं करेगा ना। तो सोचने वाली बात है कि अगर पानी के किनारे है भी सही तो परागण वायु द्वारा ही होगा। बच्चों नारियल हो सकता है, खजूर हो सकता है, इसके अलावा ग्रेमिनिया पोएसी कुल के सदस्य घास कुल जिसे कहते हैं, उसी में मक्का आप पूरा डिटेल पढ़ते हो, है ना। तो ये सारा जो है मक्के में बच्चों सबसे लंबा जो है वर्तिका होती है, इसीलिए वहां पर पराग नलिका भी सबसे लंबी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये सारे उदाहरण है जो आपसे पूछे गए और आपको पढ़ना है। चलिए जल्दी 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। आपको लिखना है सबसे पहले यहाँ पर परागण के साधन, परागण के साधन, परागण के साधन। बच्चों परागण के साधन में आपको 2 प्रकार इसमें लिखना है। 2 प्रकार कौन सा होगा? एक होगा अजैविक, जिसमें आ जाएगा वायु, और दूसरा कौन सा होगा? जल परागण। और दूसरा आपको लिखना है जैविक मतलब जीवों द्वारा। अजैविक हो गया और ये हो गया जैविक। चलिए अजैविक में आपको लिखना है वायु तथा जल द्वारा, या वायु तथा जल परागण, इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों जीवों द्वारा परागण। चलिए इसमें सबसे पहले अगर हम अजैविक की बात करें बच्चों, अजैविक है, मान लो मैंने कहा ये अजैविक हो गया, अजैविक। अब आप सोचिए अजैविक जहां जीव शामिल नहीं है, वायु द्वारा है, तो सबसे पहला लक्षण होगा पराग कणों की संख्या बहुत अधिक होना, और दूसरा जो है आपको बताना है यहाँ पर कि पुष्पों का गंध युक्त, मकरंद युक्त और आकर्षक होना आवश्यक नहीं। बस ये एक स्टेटमेंट लिख दो। पुष्पों का, क्योंकि इनको किसी परागक को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, इसलिए आपको ऐसा लिखना है पुष्पों का गंध युक्त, सुगंध हो, दुर्गंध हो, कोई भी गंध हो, गंध युक्त, मकरंद युक्त, पुष्पों का गंध युक्त, मकरंद युक्त तथा आकर्षक होना आवश्यक नहीं। होना आवश्यक नहीं। ठीक है, अब अजैविक में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वायु परागण। इसका ही पहला प्रकार होगा जिसे हम कह देंगे वायु परागण। वायु परागण, इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं एनिमोफिली। कई बार नाम को कंफ्यूज करने के लिए हिंदी में नहीं दिया जाता है, आपको सीधे हिंदी में एनिमोफिली लिख दिया जाएगा। तो एनिमो का मतलब ही हवा से है, आपको वायु परागण समझ जाना है। ठीक है, तो यहाँ मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ एनिमोफिली। एनिमोफिली, वायु परागण। बच्चों मैंने पहले भी कहा था आपको साथ साथ कम से कम इंग्लिश की शब्दावलियां याद रखनी है। धीरे धीरे हमको इंग्लिश भी साथ में सीखना है, और जो हमें इस सब्जेक्ट का या विषय ज्ञान तो होना ही चाहिए। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोगों ने ठान रखा है ना
कि हमें डॉक्टर बनना है तो चाहे इंग्लिश कोई भाषा सीखनी हो, चाहे किसी विषय का ज्ञान हो, ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक शब्द मैं याद रखती हूँ, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। इसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं एक छोटा सा, आजकल जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है और कई रामायण महाभारत घरों में जो है, घरों में नहीं, मेरा मतलब टीवी में चल रहा है, घरों में नहीं, तो इसको गलत तरीके से मत ले लीजिएगा। तो ये जो आपकी टीवी में चल रहा है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्ञान की प्राप्ति भी है। आप देखिए कृष्ण जी की एक छोटी सी बात मुझे याद है, जब यहाँ महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो कृष्ण जी ने अपना गीता का जो उपदेश दिया था, उसमें आपसे बता रही हूँ मैं, अर्जुन ने पूछा था कि अगर हम लोग युद्ध कर रहे हैं तो कृष्ण जी कैसे युद्ध करें, हमारे अपने हैं। उन्होंने इतना समझाया था कि देखो यहाँ पर कर्म हमारे हाथ में है, कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है। तुरंत अर्जुन ने भी आप ही लोगों की तरह बोला, अगर कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है तो कोई कर्म ही क्यों करेगा। कृष्ण जी ने बोला था जिंदा रहने के लिए, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जिंदा रहने के लिए कर्म करना जरूरी है। बिना कर्म किए आप इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकते हैं। कर्मफल आपके हाथ में नहीं, लेकिन कर्म करने से ये हो सकता है कर्मफल भी आपके अनुरूप हो जाए, लेकिन नहीं करने से आप ना जीवित रह पाएंगे और ना ही आपको कर्मफल मिलना है। तो बच्चों, कर्मफल तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म करना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन मेरा ये मानना है, ये विश्वास है कि अगर आप लोग पूरी मेहनत और लगन से इसमें मेहनत करेंगे तो अपने आप कर्मफल भी आपके हाथ में आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों मैंने बताया था वायु परागण का लक्षण क्या होता है। वायु परागण में परागकणों की संख्या बहुत अधिक होगी, ये सबसे पहला लक्षण होता है। ठीक, तो आप लिखिएगा परागकणों की संख्या अधिक, परागकणों की संख्या अधिक, संख्या बहुत अधिक लिखिएगा, बहुत अधिक। क्योंकि परागण निश्चित नहीं होता, क्योंकि परागण निश्चित नहीं होता, क्योंकि परागण निश्चित नहीं होता। निश्चित नहीं होता। सेकंड आपको बताना है इसमें, चलिए लाइन ही मैं पूरा खींच देती हूँ। चलिए नेक्स्ट इसमें बच्चों आपको बताना है, एक तो ये हो गया कि परागकणों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए। दूसरा, पुष्प अत्यधिक छोटे और बड़े पुष्प क्रम में व्यवस्थित, ये आपको लिखना है। पुष्प छोटे परंतु बड़े पुष्प क्रम में व्यवस्थित, बड़े पुष्पक्रम में व्यवस्थित। बड़े पुष्पक्रम में व्यवस्थित। दूसरा आप लिखेंगे पुंकेसर मुक्त डोली। मुक्त डोली का मतलब अपने ही पुतंतु पर मुक्त रूप से दोलन करने वाले। ठीक है, पुंकेसर मुक्त डोली, मुक्त डोली पुंकेसर मुक्त डोली पुष्पक्रम में बाहर निकले, पुष्पक्रम में बाहर की ओर या बाहर निकले, परागकण बहुत छोटे, हल्के, परागकण बहुत छोटे हल्के शुष्क। शुष्क का मतलब बच्चों चिपचिपाहट विहीन, शुष्क ये तो पुंकेसर और परागकणों का लक्षण हो गया। ठीक, अगला लिखेंगे प्रायः अंडकों में या अंडक में। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए।
डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अंडप में एक बीजांड वर्तिकाग्र बाहर निकली या पुष्पनभ से बाहर निकली, लिख दीजिएगा। वर्तिकाग्र पुष्प से बाहर निकली, पुष्प से बाहर निकली, रोम सदृश रोम सदृश चिपचिपी रोम सदृश व चिपचिपी। यानी बच्चों, अंडप में प्रायः एक ही बीजांड होंगे क्योंकि वो छोटा है। वर्तिकाग्र पुष्प से बाहर निकली, रोम सदृश और चिपचिपी होगी। ठीक है, ये लक्षण हो गए वायु परागण के। अब इसमें हम लोगों को उदाहरण देखना है कि उदाहरण कौन से आएंगे। पहली बात तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए, फिर उदाहरण की बात करते हैं। बच्चों, यहाँ कौन कौन से उदाहरण आए हैं। पराग कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। एक तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि परागण निश्चित नहीं होता। पुष्प छोटे परंतु पुष्पक्रम में बड़े, पुष्पक्रम में वैसे थे पुंकेसर। बच्चों, यहाँ से लिखना है परागकण का लक्षण आपसे पूछा गया। परागकण बहुत छोटे, हल्के व शुष्क होंगे। ठीक, अंडप प्रायः अंडप में एक बीजांड यहाँ से आया हुआ है और वर्तिकाग्र पुष्प में बाहर निकली, रोम सदृश पे आया हुआ है, रोम सदृश होगी। ठीक, और बाकी एम्स में चिपचिपी पे भी आया हुआ है बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अब आपको कुछ एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल में आप लिखिएगा जैसे नारियल, कोकोनट कहते हैं या नारियल हो गया, नारियल हो गया, डेटपा मिनी खजूर हो गया, घास हो गई। घास कुल ही लिख दीजिए आप, यानी जितने ग्रामीणी कुल है ना, गेहूं धान ज्वार मक्का बाजरा, ये सब इसी में आते हैं बच्चों। घास कुल, मक्का, मक्के में लिखिएगा सबसे बड़ी वर्तिका व परागनलिका। परागनलिका भी बच्चों इसमें बड़ी होती है, परागनलिका। ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है। अब इसमें से क्वेश्चन बच्चों यहाँ से भी आया हुआ है। एक तो आपसे मक्के पे आया ही हुआ है, दूसरा जो है नारियल पे भी आया हुआ है। ठीक है, ये खजूर अजूर है, इनमें सब में अलग अलग फॉर्म में पूछा हुआ है। ये सब उदाहरण आपसे पूछे गए। बच्चों, यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिया गया है। एक 5 पत्तियां बना करके ऊपर के इन्फ्लोरेसेंस है और रोम सदृश वर्तिकाग्र को दिखाया गया। ये आप एनसीईआरटी से देख करके इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ये तो वायु परागण हो गया। वायु परागण से क्वेश्चन भी है। बच्चों, अगला इसमें आता है जल परागण। अब इसमें मीनिंग तो लिखाने की जरूरत नहीं कि जल द्वारा परागण, आप लिख दीजिए जल परागण। और जल परागण में भी आपको यहाँ पे लिखना है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली बच्चों, लगभग 30 प्रकार के ऐसी जातियां हैं, या जेनेरा कहते हैं या गण कहते हैं, जिसमें जो है 30 प्रकार की ऐसी जातियां हैं जो लगभग जल परागण संपन्न करती हैं। इस तरह में बहुत कम ही ऐसी जातियां हैं जो जल परागण संभव करती हैं। तो किसमें इस तरह का परागण संभव है? ठीक है, सबसे पहले तो यही देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, ये देखिए जैसे ये हो गया जल परागण, और जल परागण में आप एक टिक करके इसमें लिख देगा इंफॉर्मेशन। लगभग 30 जेनेरा या जेनेरा किसको कहते हैं? गण कहते हैं। 30 गणों में
उपस्थित, यानी जो जल में पाई जाने वाली जातियाँ वो बहुत कम होती है, लगभग 30 जनना में इस तरह का उपस्थित होगा। ठीक है, ये जल परागण है, जल द्वारा परागण। बच्चों इसमें जो परागकण होते हैं ना, जैसे मान लो कि मैं कह दूं यहाँ अगर जल की सतह पे परागण हो तो इसको कहते हैं अधिजल परागण। जल की सतह पे परागण अधिजल परागण, और जल के अंदर अगर परागण हो रहा है उसको अधोजल परागण कहते हैं। ठीक है, तो इसी में आपकी 2 स्थितियां यहाँ पे भी लिखनी है। अधिजल परागण, अधिजल परागण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एपीहाइड्रोफिली। एपी मतलब अपर साइड में, हाइड्रोफिली ऊपरी भाग को जो है इसमें बोलते हैं एपी। ठीक है, तो इसमें भी आप देख लीजिए, ये हो गया अधिजल परागण। आप इस पे लिखिए जल की सतह पर परागण। जल की सतह पर परागण। जल की सतह पर परागण। बच्चों ये आप लोग देख सकते हैं वैली सनेरिया में, उदाहरण लिख दो एग्जाम्पल, वैली सनेरिया। एग्जाम्पल हो गया वैली सनेरिया। वैली सनेरिया में आपसे डायग्राम बेस पूछा गया है क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा इसमें जो है डायग्राम बनाऊंगी और आप लोग को डायग्राम वैसे ही बनाते हुए चलना है। चलो बच्चों इसमें देखते हैं, जैसे मान लो ये जो है प्लांट है ना, इस तरह से मुख्य अक्ष है और इस पे ये मूले हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें पत्तियां निकली हुई हैं। ये इस तरह से हो गई। इसी में बच्चों यहाँ पर जो है आपको बताना एक मादा पुष्प है, लेकिन मादा पुष्प जब परिपक्व, जब तक इस तरह से उपस्थित है तो ये मादा पुष्प जो है ना बच्चों, ये ध्यान रखना है इस तरीके की होगी, यानी इसका पुष्पवृंत क्या होगा, काफी कुंडलित होता है। ठीक, और जब परागण होना होता है तो उस स्थिति में आप देखिएगा ये जो है यहाँ पे अगर मैं मादा पुष्प को बनाऊं तो आप इस तरह से बनाएंगे। ये इसका वर्तिकाग्र है। ठीक है, ये मादा पुष्प हो गया। ये हो गया। ठीक है, तो ये इसमें बच्चों इस तरह से है, और इसी में आपको बनाना है नर पुष्प। तो जो नर पुष्प बनाते हैं आप वो इस तरह से होगा। ये इस तरह से है। ये बच्चों यहाँ पे हो गया नर पुष्प, इसको लिख दीजिएगा नर पुष्प। ये हो गया मादा पुष्प, मादा पुष्प। और यहाँ पे भी आपको लिखना है ये मादा पुष्प है बच्चों, मादा पुष्प। यहाँ आपको लिखना है ये है कुंडलित, कुंडलित पुष्पक्रम, कुंडलित पुष्पवृंत। अगर पुष्प की जो नीचे डंडी होती है ना उसको कहते हैं पुष्पवृंत। ठीक, तो आपको लिखना है कुंडलित पुष्पवृंत। ये कुंडलित पुष्पवृंत है। इसके अलावा बच्चों ये मूले हैं, मूले हैं। और ये जो है क्या है, वेली सनेरिया पादप है। ये पादप कैसा है, इसमें नर पादप अलग है, मादा पादप अलग है और नर पादप
अलग है। इससे इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ये क्या है, ये डायोशियस है, या इसकी हिंदी क्या होती है, एक लिंगाश्रयी पादप। तो आपको लिखना है एक लिंगाश्रयी या डायोशियस। यहां लिखिएगा एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी पादप। यहां पे इसके चारों तरफ क्या है, जल है, इस तरह से जल बना हुआ है। ठीक, यहाँ जो है ये इस तरह से यहाँ पे परागकण दिखाया गया है। ठीक, आपको लिखना क्या है बच्चों, यहाँ परागण देखो होता क्या है। सबसे पहले सुनो ध्यान से मेरी बात को, देखो ये जो है एक वेलिसेनेरिया पादप है, उसमें मादा पादप अलग और नर पादप अलग है बच्चों। जो मादा पादप होती है ये मूलों द्वारा नीचे जुड़ी होती है, पत्तियां डूबी होती हैं, पुष्प स्टार्टिंग में पुष्पवृंत कुंडलित होगा तो ये पानी में डूबा है, लेकिन जैसे ही वर्तिकाग्र परिपक्व होती है पुष्प का जो ये पुष्पवृंत है ये अकुंडलित होकर पानी की सतह पे चला जाता है। अब ये जो परागकण है पानी की सतह पे बच्चों जैसे ही पहुंचा तो ये जो मादा नर पुष्प है इसका परागकण जो है मुक्त होकर सतह पे तैरता रहता है, यानी ये जो है निष्क्रिय गति के द्वारा जो है वहां पर जाता है। यानी परागकण कैसा गति प्रदर्शित करेगा, निष्क्रिय गति, निष्क्रिय गति। इसमें निष्क्रिय गति होगी मतलब गति करने के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, इससे इसकी गति को क्या कहेंगे बच्चों, निष्क्रिय गति। तो निष्क्रिय गति द्वारा ये परागकण यहाँ तक आएगा और वर्तिकाग्र को परिपक्व कर देगा। जैसे ही बच्चों वर्तिकाग्र परिपक्व हुई फिर से ये जो है पुष्पवृंत कुंडलित हो जाएगा और वो पानी में डूब जाएगा, ये प्रक्रिया है। तो परागण आप देखो जल की सतह पे हो रहा है, इसलिए इसको कह देते हैं क्या है, अधिजल परागणी या अधिजल परागण। किसमें है, वेलिसेनेरिया। ऐसे ही बच्चों कुछ जो है यहाँ पर पादप हैं, जलोद्भिद है या ऐसे पादप हैं जिनमें परागण जल के अंदर हो रहा है, उसे कहते हैं अधोजल परागण। तो बच्चों अधोजल परागण जो होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि जो अधोजल परागण है जल के अंदर परागण हो रहा है। इसमें उदाहरण क्या आ सकता है, जोस्टेरा। जोस्टेरा को समुद्री घास भी कहते हैं। और जोस्टेरा में आप देखिएगा सबसे बड़ा पुंकेस, सबसे बड़ा जो है परागकण इसमें पाया जाता है, तंतुनुमा होता है और इसके अलावा श्लेष्मा युक्त होगा। जितने भी भाग हैं श्लेष्मा युक्त है पानी में। मैंने यहाँ इससे नाम लिया कि एंचार्टी ने आपको यहाँ लिखा है, लेकिन जितने भी पादप के जल में निमग्न भाग है उन सब में बच्चों क्या होगा, श्लेष्मा का आवरण, नहीं तो पेड़ सड़ जाएगा। ठीक, श्लेष्मा का आवरण होगा। श्लेष्मा ना अत्यधिक जल पादप तक पहुंचने देगा ना उसको जल की कमी होने देगा, दोनों ही चीज को ही मेंटेन करता है। ठीक, तो बच्चों को क्या हो जाएगा इधर, जैसे ये अधिजल परागण है वो अधोजल परागण हो जाएगा। किसमें किसमें है, हाइड्रिला में है, जोस्टेरा में है, इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण जिसमें होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जलीय पादपों में जो परागण होगा वो जल द्वारा होगा बच्चों, कुछ में वायु और कुछ में कीटों द्वारा भी होता है। जैसे कमल, कमल में रंगीन पुष्प है ना, और एक आता है निम्फिया जिसको नील कमल कहते हैं, वो भी रंगीन पुष्प है। और तीसरा आता है इसमें जलकुंभी, इसमें भी रंगीन पुष्प है। इन सब में परागण ज्यादातर कीटों द्वारा या फिर वायु द्वारा संपन्न होगा, ये स्टेटमेंट आया हुआ है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो ये तो अधिजल परागण हो गया बच्चों। नेक्स्ट लिखिए अधोजल परागण। अधोजल परागण, ये जो ब्लू कलर से बना है ना, ये जल बना हुआ है, इसको ध्यान रखना। यानी कि ब्लू का पता नहीं कौन सा डिजाइन बन गया और आप लोग बना के बैठे हैं। ये सब जल बना हुआ है। ठीक है, बस आप इस तरह दिखाएंगे। चलिए लिखिए अधोजल परागण। इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मतलब नीचे की साइड, एपी मतलब ऊपर साइड, हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। चलिए ये किस में होता है, इसको पहले तो आपको लिखना है जल के अंदर परागण। जैसे जल की सतह पर परागण है, आपको लिखना है जल के अंदर परागण, जल के अंदर परागण। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। अब जल के अंदर परागण किस में होता है, एग्जाम्पल लिख दो। इसमें से जोस्टेरा आया हुआ है, जोस्टेरा लिख देना। जोस्टेरा, हाइड्रिला, जोस्टेरा हो गया, हाइड्रिला हो गया, सिरेटोफिलम, या मत लिखो सिरेटोफिलम, जोस्टेरा, हाइड्रिला काफ़ी है, हाइड्रिला इतना आप याद कर लो। इसमें जल के अंदर परागण होता है। बच्चों, जो जोस्टेरा होता है ना, यहाँ लिखो सबसे लंबा तंतुनुमा श्लेष्मा युक्त परागकण। श्लेष्मा युक्त परागकण, ठीक है। तो ये परागकण इस तरह से श्लेष्मा युक्त भी होगा और जल के अंदर भी परागण संपन्न हो रहा है। इसको अंडरलाइन करिए, नीट डाल दीजिए। ये आपसे पूछा गया बच्चों, जोस्टेरा पे यहाँ नीट डाल दीजिए। इसको समुद्री घास भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको एक स्टेटमेंट लिखना है बच्चों कि कुछ जलोद्भिदों में, कुछ जल निमग्न में या जलोद्भिदों में परागण वायु अथवा कीट द्वारा भी संपन्न होता है। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है और इसको एनसीईआरटी डाल देना। आपको लिखना है कुछ जलोद्भिदों में, जो जल में पादप पाए जाते हैं उनको जलोद्भिद कहते हैं। कुछ जलोद्भिदों में परागण वायु अथवा कीटों द्वारा संपन्न। आपको पूछा गया था कितने स्टेटमेंट इसमें राइट हैं, कितने रॉन्ग है, तो उसमें ये स्टेटमेंट बच्चों नीट में आया था, अथवा कीटों द्वारा, ठीक। एग्जाम्पल क्या होगा कीटों द्वारा में, आप एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल बच्चों आएगा जैसे जलकुंभी, लोटस या कमल हो गया, और निम्फिया। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। निम्फिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लिख दीजिए और इसको नीट डाल दीजिए बच्चों। कुछ जलोद्भिदों में वायु अथवा कीटों द्वारा परागण, इसमें नीट डाल दीजिए। ये भी आपसे पूछा गया है बच्चों। इससे वायु परागण और जल परागण इसमें कंप्लीट हो गया है, ठीक। अगला हम लोग पढ़ेंगे कीटों द्वारा परागण, ठीक है। तो इधर मैं बनाती हूँ कीटों द्वारा परागण। उसमें आपको लिखना है जैविक। चलिए अगला इसमें लिखते हैं बच्चों जैविक। जैविक हम लोगों ने पढ़ा जीवों द्वारा होता है बच्चों। जैविक परागण या जीवों द्वारा परागण, देखो बहुत सारे जीव परागण संपन्न करते हैं। पक्षी हो गई, गिलहरी हो गए, कौवे हो गए, भिन्न प्रकार के पक्षी हैं। इसके अलावा सांप हो सकता है, स्नेल या घोंघा कहते हैं ना, उसके द्वारा हो सकता है, या कीटों द्वारा हो सकता है। 80% तक तो कीटों द्वारा ही होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है चमगादड़ है, स्तनधारी है, उसके द्वारा हो सकता है, छिपकली है, सांप है, इन सब के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा भी परागण, जंतुओं के द्वारा भी परागण संपन्न हो सकता है। तो बच्चों परागण में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो जैविक परागण हो रहा है, इसके लिए कुछ मैं पॉइंट्स बताऊं। पहली बात तो कीटों का, जैसे कीटों द्वारा या अन्य इसके द्वारा हो रहा है, तो इसमें आवश्यक हो गया है कि जो पुष्प है वो रंगीन, आकर्षक, मकरंद युक्त और सुगंध युक्त होना इनका आवश्यक है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इनमें जो है ये पुष्प आकर्षक तो होगा, ये जरूरी था। पुष्प यानी अगर कोई परागक या कीट इसका परागण कर रहा है तो इसके बदले में पुष्प भी उसको मकरंद भोजन के रूप में दे रहा है और अंडे देने के लिए एक सुरक्षित स्थान देता है। इसका मतलब दोनों का संबंध क्या हो गया बच्चों, म्यूचुअलिज्म है ना, सहोपकारिता। इसके अलावा जो है सहोपकारिता, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है।
बच्चों, रात्रि में खुलने वाले पुष्पों का रंग प्रायः सफेद होता है और अत्यधिक वो सुगंध युक्त होते हैं और उनमें परागण मॉथ द्वारा होता है। मॉथ एक कीट का नाम है, शलभ या मॉथ कहते हैं, उसके द्वारा होता है। और इसके अलावा बच्चों अगर आप देखेंगे तो 80% तक जो परागण है वो तितलियों और मधुमक्खियों द्वारा ही संपन्न होता है। मधुमक्खियों को बच्चों लाल रंग नहीं दिखाई देता है। मधुमक्खियां जनरली जो है पीले और नीले पुष्प की ओर ज्यादा आकर्षित होंगी। इसके अलावा पक्षी जो है पीले, नीले और लाल पुष्प इनके तीनों की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि अगर कोई परागक, मैंने कहा ये संबंध क्या है, सौकारिता का है। अगर कोई परागक बिना परागण किए हुए मकरंद का उपभोग कर लेता है या परागकण का उपभोग कर लेता है तो उसे कहते हैं परागदस्यु या पॉलन रॉबर्स, परागकण के लुटेरे ये कहते हैं। ये इन्हें कहा जाता है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो ये एक स्टेटमेंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज ये है बच्चों, मैंने कहा था कि जो मक्खियों द्वारा, है ना, कहते हैं ना फ्लाइज और बीटल्स, मधुमक्खियों द्वारा और बीटल के द्वारा परागित पुष्प ये अत्यधिक दुर्गंध प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इनके द्वारा दुर्गंध, इनमें दुर्गंध उपस्थित होती है, तब जाकर के मक्खियों और जो दूसरा मैंने कहा था ना बीटल, उनके द्वारा इसमें परागण होता है। ये पॉइंट भी आया हुआ है। ठीक है, कुछ इसमें अजीब से हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब बच्चों, जो इसमें परागण है यानी कीटों का आकर्षक होना भी आवश्यक है और परागकणों का चिपचिपा होना भी आवश्यक है, ताकि परागकण इन कीटों में चिपक जाए और अगली जब वर्तिकाग्र पे पहुंचे तो वहां उसको परागण संपन्न कर सके। तो बहुत सारे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये म्यूचुअलिज्म शो करते हैं या इसको हम कह देते हैं सहोपकारिता का संबंध रखते हैं। परागदस्यु के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा कीटों और इनमें द्वारा तो है बहुत ज्यादा परागण संपन्न होता है। पुष्प आकर्षक होना, मकरंद युक्त होना, सुगंध युक्त होना आवश्यक है। रात्रि में खुलने वाले पुष्पों का रंग सफेद सुगंध युक्त होते हैं और इसमें जो है शलभ द्वारा परागण ज्यादा होता है, जिसे मॉथ कहते हैं। ठीक, MOTH मॉथ। ठीक है, तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जो आपको इसमें पढ़ना है बच्चों, और इन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसके बाद कीटों द्वारा परागण कैसे संपन्न होता है, क्या कौन से कीट किसमें परागण संपन्न कर रहे हैं, इसको भी बताएंगे। एक और आता है सहउद विकास। कभी कभी क्या होता है बच्चों की निश्चित पादपों में निश्चित कीटों द्वारा या निश्चित जीवों द्वारा ही परागण संपन्न होता है, यानी दोनों का उद विकास ही एक दूसरे के लिए हुआ, इसको कहते हैं सहउद विकास। क्लियर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैविक में कीटों द्वारा होता है, इसमें आप लिखें पुष्प आकर्षक, पुष्प आकर्षक मकरंद युक्त मकरंद युक्त सुगंध युक्त सुगंध युक्त एक तो ये लक्षण हो गया। परागकण चिपचिपे, परागकण चिपचिपे होते हैं। परागकण व वर्तिकाग्र, परागकण और वर्तिकाग्र चिपचिपी। चलिए नेक्स्ट, इसमें परागकण व परागक ये सहोपकारिता प्रदर्शित करते हैं। उसका कारण क्या होता है ये आपको लिखना है। तो आप लिखिएगा परागकण, परागकण व परागकों का संबंध, परागकण व परागकों का संबंध ये म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सहोपकारिता या इसको बच्चों कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नीट डाल दीजिए। अगला लिखिए
यदि परागक, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों पॉलिनेटर। यदि परागक यानी पॉलिनेटर यदि परागक या पॉलिनेटर बिना परागण किए मकरंद अथवा पराग कणों का उपभोग करते हैं। पराग कणों का उपभोग भोजन के रूप में होता है। पराग कणों का उपभोग करते हैं तो उन्हें परागदस्यु पराग या मकरंद दस्यु कहा गया। दस्यु मतलब डाकू, दस्यु मतलब डाकू होता है, यानी परागीकरण के डाकू या लुटेरे या मकरंद के लुटेरे कहते हैं इनको, तो मकरंद दस्यु कहते हैं। कहा गया। इससे भी बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, नीट डाल दो। अगला, रात्रि में खुलने वाले पुष्पों का रंग प्रायः सफेद व अत्यधिक सुगंध युक्त होते हैं। तथा परागण किसके द्वारा होगा? मौत या शलभ के द्वारा। तथा परागण मौत या शलभ के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें है, बच्चों मक्खियों और बीटल द्वारा परागण या परागित पुष्पों में पुष्प अत्यधिक दुर्गंध युक्त होते हैं। ये पॉइंट आया हुआ, इसको नोट कर लो। मक्खियों व बीटल द्वारा परागित पुष्प, वैसे भी मक्खियां वगैरह देखो गंदगी पे ज्यादा बैठती है जहां स्मेल आ रही होती है, तो परागण भी ऐसे ही पुष्पों में ही संपन्न करती है। ठीक है। बीटल द्वारा परागित पुष्प अत्यधिक दुर्गंध युक्त होता है। अत्यधिक दुर्गंध युक्त होगा। ये जो है आप टिक करके नीट डाल दो, यहां डाल दीजिए नीट। ठीक है। ये आपसे पॉइंट पूछे जाते हैं। अगला लिखिएगा 80% पॉलिनेशन या परागण तितलियों व मधुमक्खियों द्वारा चलो, ये तो बच्चों भिन्न प्रकार हो गया। एक और इसमें लिखिएगा, प्रायः
प्रायः निश्चित पादपों में परागण निश्चित जीवों द्वारा, निश्चित कीटों द्वारा या जीवों द्वारा संपन्न। अतः दोनों उद्विकास, सह उद्विकास प्रदर्शित करते हैं। अतः दोनों सह उद्विकास प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। प्रदर्शित करते हैं, दोनों सह उद्विकास प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ये तो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो है आपको पढ़ना है कीटों द्वारा परागण। इसको कहते हैं बच्चों एंटोमोफिली। एंटोमोफिली यानी कीट के द्वारा यहाँ परागण है। सीधे आपको एग्जाम्पल लिखना है। जैसे इसमें पहला लिखिएगा साल्विया। साल्विया में बच्चों ट्रैप डोर मैकेनिज्म कहलाता है, या ट्रैप डोर, सॉरी साल्विया है ना, लीवर मैकेनिज्म कहते हैं इसको। साल्विया में कीटों द्वारा होगा तो इसको लिखते हैं यहाँ पर लीवर क्रियाविधि या मैकेनिज्म। लीवर क्रियाविधि क्यों कहते हैं इसको ध्यान से सुन लो बच्चों। होता क्या है, साल्विया में इसका जो योजी होता है काफ़ी लंबा हो जाता है। जैसे मान लो मैं ऐसे बता दूं, इसका योजी काफ़ी लंबा हो गया इस तरह से, तो दोनों जो यहाँ पे कोश हैं, जो पुंकेसरीय लोब हैं, पराग कोश के जो लोब्स हैं, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें नीचे वाला क्या होगा, बंध होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, ये उर्वर होगा। तो जब कोई कीट इस पे बैठेगा, लीवर नीचे दबा, तो ऊपर वाला जो परागकोश है उसकी शरीर से चिपक जाएगा, तो परागकण जो है उसमें लग गया। यही कीट अब जब दूसरे किसी इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पे बैठेगा तो उसकी वर्तिकाग्र को परागित कर देगा। इसका मतलब जो जैसे पुंकेसर ये है ना बच्चों, परागकोश इसका देखो दो ऐसे है, ठीक, और कनेक्टिव के द्वारा ये कनेक्टिव है या योजी के द्वारा जुड़ा है। योजी लंबा हो जाए तो ये दोनों लोब्स अलग हो जाएंगे ना, ये दोनों पाले द्विपालित होता है ना, तो दोनों पाले अलग हो गए। जो नीचे आया ये क्या हो गया, ये बंधे है, ऊपर वाला क्या है, उर्वर है। तो जब कोई कीट इस लीवर को दबाएगा, अपने आप परागकण उस पर चिपक जाएंगे, यही लीवर मैकेनिज्म है। ठीक, तो इसको लिख दीजिएगा बंधे, ये हो गया बंधे, और इसे कहेंगे उर्वर, ये हो गया उर्वर। ठीक, चलो ये तो हो गया साल्विया में। दूसरा में ले लो, यूका एक प्लांट होता है बच्चों, यूका में प्रोनुबा यूकासेला द्वारा होता है। बस नाम याद रखने सीधे आपको, प्रोनुबा यूकासेला द्वारा। यूकासेला द्वारा, ठीक है। तीसरा लिखो बच्चों, एक इसमें आता है फाइकस। फाइकस जातियाँ क्या होती हैं, जैसे अंजीर है, पीपल है, बरगद है, ये सब फाइकस जातियाँ हैं। फाइकस बेंगालेंसिस बरगद है, फाइकस कैरिका अंजीर है, फाइकस रिलीजियोसा पीपल है। तो फाइकस जातियों में ऊपर की ओर क्या होते हैं, रोम होते हैं,
जैसे ही कीट अंदर आता है तो रोम उसको अंदर तो आने देते लेकिन बाहर नहीं निकलने देते, तो इसको हम कहते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म। मतलब ट्रैप का मतलब पकड़ना, डोर मतलब दरवाज़ा, दरवाजे की तरह उनको पकड़ लेता है, वापस बाहर नहीं जाने देता, इसको हम कहते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ठीक, तो आपको लिखना है अगला इसमें फाइकस जातियों में, फाइकस में किसके द्वारा होगा बेटा, यहाँ पे इसको कहते हैं गॉल वैस्प, प्रोनुबा यूकासिला तो इधर हो गया है, फाइकस में गॉल वैस्प है, गॉल वैस्प। और इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं ट्रैप डोर। ट्रैप मतलब पकड़ना, डोर मतलब दरवाज़ा, ट्रैप डोर क्रियाविधि या मैकेनिज्म कहते हैं। ये गॉल वैस्प कौन सा है, इसका नाम होता है बच्चों ब्लास्टोफेगा, और इसका ये परागण जो होता है इसको कहते हैं ट्रैपडोर क्रियाविधि, ब्लास्टोफेगा। ठीक है, चलो अगला आ जाओ बच्चों। ट्रांसलेटर उपकरण किसको कहा गया था, कैलोट्रॉपिस को, तो उसी के नाम से कहते हैं ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा यहाँ पे कैलोट्रॉपिस, यहाँ लिखिए ट्रांसलेटर क्रियाविधि, ट्रांसलेटर क्रियाविधि। ट्रांसलेटर क्रियाविधि। और एक इसमें आता है बच्चों ऑर्किड। ऑर्किड एक प्लांट है ना, ये प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर विकसित होता है केवल प्रकाश की को प्राप्त करने के लिए, इससे वो दूसरे प्लांट के ऊपर विकसित हो जाता है, इसको कहते हैं ऑर्किड। बच्चों ऑर्किड और ऑर्किड है, उसका प्रकार है ऑफ्रिस। ऑर्किड ऑफ्रिस की जो मादा पुष्प है, एक वैस्प कीट होता है ना, शलभ होता है, कॉल्पा ओरिया, उसकी मादा से ये रंग में, गंध में, आकृति में समानता प्रदर्शित करती है। यानी जो ऑर्किड पादप है ना, उसकी मादा पुष्प रंग में, आकृति में, गंध में ये मतलब एक समानता प्रदर्शित करती है, किससे, जो यहाँ पे कॉल्पा ओरिया कीट है या वैस्प है उसकी मादा से, और वो उसे मतलब कीट समझ करके परागित कर देता है। इसे कहते हैं स्यूडो कॉपुलेशन या आभासी जनन। ठीक, तो आभासी जनन का भी एक उदाहरण है, यानी ऑर्किड ऑफ्रिस एक पादप है, इसकी मादा पुष्प एक कीट होता है ना, कॉल्पा ओरिया शलभ, उसी की जो मादा कीट है उससे यह आकृति, गंध और रंग में समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए ये इसको जो है मादा कीट समझ के परागित कर देता है। इसे हम कहते हैं स्यूडो कॉपुलेशन, सेक्सुअल डिसिट कहते हैं। ठीक है, यह लैंगिक धोखा। तो इसमें लिखिएगा ऑर्किड ऑफ्रिस, ऑर्किड ऑफ्रिस। इसमें लिखिएगा मादा पुष्प रंग, गंध व आकृति में मादा कीट से समानता, मादा कीट से समानता। और अगर ये किसमें किसके द्वारा होता है, मौत हम कह दें, मौत या शलभ, कौन सा शलभ होगा, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे कॉल्पा ओरिया, कॉल्पा ओरिया। ठीक है, तो इसकी कीट से समानता प्रदर्शित करता है और ये इसे फीमेल वैस्प समझ करके परागित करता है, परागण। इस परागण को बच्चों यहाँ पर सेक्सुअल डिसिट भी बोलते हैं या स्यूडो कॉपुलेशन भी बोलते हैं, स्यूडो या आभासी जनन, आभासी जनन भी कहते हैं। चलिए, ये इसमें हो गया यहाँ तक
ये तो कीट परागण किसके द्वारा होता है? एक एक लाइन में बच्चों आपको लिखना है, एक स्टेटमेंट यहाँ लिखना है। यदि, ये कॉमन पॉइंट है, यदि कोई पुष्पीय भाग या पुष्प आकर्षक ना हो तो उसका कोई भाग परागण हेतु आकर्षक हो जाता है। जैसे आपको इसमें लिखना है, एक आता है बोगेनविलिया में बच्चों देखोगे तो बोगेनविलिया में इसका सहपत्र रंगीन हो जाता है, सहपत्र रंगीन हो जाता है, ठीक है। ऐसे यूफोरबिया इसमें देखेंगे तो यहाँ पर पढ़ने रंगीन, ठीक है। तो ये तक ध्यान रखना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोगेनविलिया में सहपत्र रंगीन है, यहाँ नीट डाल दीजिए और सीधे सीधे अब एक लाइन में आपको लिख देना है पक्षियों द्वारा परागण, पक्षी परागण है, किस में होता है उदाहरण लिखना है। इसी तरह आपको जो है चमगादड़ के द्वारा होता है, क्या कहते हैं, ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। अगला इसमें आप लोग लिख देंगे कीट परागण के बाद पक्षी परागण। पक्षी परागण में बच्चों आपको लिखना है इसमें पुष्प नलिकाकार मकरंद युक्त व आकर्षक। इसमें 2 उदाहरण लिख दीजिएगा। एक आता है इसमें आपको एक ही एग्जाम्पल दिया गया तो आप उसमें लिख दीजिएगा बिगनोनिया में जो परागण होगा वो होता है यहाँ पर हमिंग बर्ड द्वारा, और एक आपको इसमें लिखना है चमगादड़ द्वारा परागण काइरेप्टेरोफिली कहलाता है, काइरेप्टेरोफिली, ये चमगादड़ द्वारा परागण, चमगादड़ द्वारा इस तरह का परागण होगा। उदाहरण लिखिएगा काइगेलिया पिनाटा। तो बच्चों चमगादड़ द्वारा अगर परागण है तो काइगेलिया पिनाटा हो गया। इसी तरह से ये परागण जो हो सकता है वो घोंघे द्वारा भी हो सकता है और सर्प द्वारा भी परागण हो सकता है। इसको बस खाली लिख दीजिएगा, सर्प द्वारा भी हो सकता है, सर्प व घोंघे द्वारा परागण। तो बच्चों ये जो है आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसमें निषेचन पढ़ेंगे। अंडक संकर्षण एक स्टेटमेंट आता है, उसको आपको देखना है। निषेचन क्या होता है, इसके आगे की क्रियाविधि पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो बच्चों इसका एनसीईआरटी से भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और क्वेश्चंस करिए इसके। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 1800212179। थैंक यू।